लीव पॉलिसी की बात करें तो एज एन एम्प्लॉय हर कोई जो है उसको एटलीस्ट लीव पॉलिसी के बारे में तो पता होता है, अपनी पॉलिसी के बारे में उसको कौन कौन सी लीव मिलती है, क्या है आइडिया होता है, राइट। बाकी जो टॉपिक करे उसके बारे में चाहे आइडिया ना हो, लेकिन लीव के बारे में आइडिया होता है, तो उसी के बारे में रूल्स रेगुलेशन देखेंगे कि हमारा जो सीसीएस लीव रूल्स है वो क्या कहता है। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी आपको बता दिए कि ये टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। इसमें हमने सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या हम कवर करने वाले हैं। सीसीएस जो लीव रूल्स है और बाकी जितने भी हम लीव रूल्स करेंगे सब में रूल नंबर वाइज दिया गया है कि रूल नंबर है, तो हर किसी रूल के रूल नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। आई विल हेल्प यू आउट कि किस टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो अगर आप चाहो तो आप अपने नोट साथ साथ बना सकते हो और एक जो है टॉपिक वाइज आप अपना इंपॉर्टेंट मेंशन कर सकते हो कि इस टॉपिक में इन टॉपिक्स पर मुझे फोकस करना है या ये रूल नंबर इसमें से याद रखना है, बाकी नहीं, ठीक है। तो सीसीएस लीव रूल्स की बात करें तो रूल नंबर 1 से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम बेसिक रूल्स देखेंगे। ये बेसिक रूल्स भी हैं आपके सीसीएस लीव के और ये आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूल्स भी हैं। तो आपको कोशिश ये करना है कि आप इन रूल्स को याद रखो, ठीक है। जैसे रूल नंबर 7 है, रूल नंबर 12 है, तो ये 5-6 रूल हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें से आपका सबसे इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 7, 10 एंड द 12, ठीक है। ये आपको कम से कम ये आपको याद होने चाहिए कि इन 3 रूल्स में क्या दिया गया है। 1 बाय 1 करके देखेंगे तो पूरा सीसीएस लीव रूल्स में से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उसमें से हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपके पास 4 से 5 क्वेश्चंस हैं तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको इन्हीं 5-6 रूलों में से मिलेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्या है, राइट टू लीव। रूल नंबर 7 है हमारा राइट टू लीव के बारे में, यानी कि लीव लेने के अधिकार के बारे में। सो इसमें हमारा रूल क्या कहता है, लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ऑफ ए राइट। लीव को आप एज ए राइट क्लेम नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं है कि जैसे आपके पास मान लीजिए ईएल है, आपके पास मान के चलते हैं हम 100 ईएल है और आप ऐसा तो नहीं कि कल से आप ऑफिस नहीं आ रहे, आप बोलो कि मेरे पास 100 ईएल है, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना होता है, एक पूरा प्रोसेस अपनाना होता है। तो आप लीव के लिए पहले एप्लीकेशन देते हो, एप्लीकेशन देने के बाद आप उसका वेट करते हो कि आपकी लीव एप्लीकेशन अप्रूव हुई है या रिजेक्ट हुई है। तो जैसे भी जो भी स्टेटस आया उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसीड करते हो। अगर आपकी लीव अप्रूव हो गई तो आप लीव पर हो और नहीं हुई है बाय चांस तो आप लीव पर नहीं रह सकते, राइट। तो इसके कहने का मतलब यही है कि लीव को आप एज ऑन राइट क्लेम नहीं कर सकते। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट में मिलेगी क्वेश्चंस में, जैसे कि आपको मिलेगा लीव कैन नॉट बी क्लेम एज ऑफ ए राइट, और ये वाला स्टेटमेंट पूछा जाएगा आपसे इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऊपर के दिए गए जो स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा करेक्ट है। या इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, हमारा रूल नंबर इंपॉर्टेंट है, लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ऑफ राइट, ये हमारे किस रूल में है, रूल नंबर 7 में है, राइट टू लीव के बारे में, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, when the exigencies of public service so require leave of any kind may be refused, revoked by the authority competent to grant it। जब भी किसी भी तरीके की पब्लिक सर्विस के चलते एग्जिजेंसी होगी तो हम लीव को क्या कर सकते हैं, जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है, जो आपकी लीव को ग्रांट करती है, वो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी क्या कर सकती है, आपकी लीव को रिफ्यूज कर सकती है, आपकी लीव को रिवोक कर सकती है। और इससे पहले क्या ऑप्शन है उसके पास, आपकी लीव रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट तो कर ही सकती है। तो जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसके पास कौन कौन सी पावर है, ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें से आपको ऑप्शन दिया जाता है बेसिकली कौन सी पावर नहीं है। तो 3 पावर है उसके पास कि वो आपकी लीव को एक्सेप्ट कर सकता है, आपकी लीव को रिफ्यूज कर सकता है लीव रिक्वेस्ट को, और आपकी लीव को रिवोक भी कर सकता है, राइट। तो एक्सेप्ट, हाँ आप लीव पर जा सकते हो, रिफ्यूज मना कर दिया गया लीव से, रिवोक जैसे कि आर्मी में आपने देखा होगा लीव पर आते हैं और फिर भी कोई भी पब्लिक इमरजेंसी के चाहे जो कोई भी जैसे वार छिड़ गई तो जो है उनको वापस बुला लिया जाता, दैट इज अ लीव रिवोक कर ली गई है। बट इट शैल नॉट बी ओपन टू दैट अथॉरिटी टू ऑल्टर the kind of leave due and applied for except at the written request of the government servant। तो एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है, आपकी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को या अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट जो लीव है उसके पास कौन सी पावर नहीं है। ऑप्शंस आपको मिलेगा एक्सेप्ट, रिफ्यूज, रिवोक और ऑल्टर। तो कौन सी पावर नहीं है, उसके पास ऑल्टर करने की पावर नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए आपने सीएल अप्लाई किया तो आपकी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी अपनी मर्जी से उस लीव को ईएल में कन्वर्ट नहीं कर सकती, राइट। तो जो आपने लीव अप्लाई की है जो भी फॉर्मेट वही लीव का फॉर्मेट रहेगा, उसको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकती। तो इट शैल नॉट बी ओपन टू अथॉरिटी टू ऑल्टर द काइंड ऑफ लीव ड्यू एंड अप्लाइड फॉर एक्सेप्ट। कब किया जा सकता है, एक्सेप्शन क्या है, एट द रिटन
रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। जब गवर्नमेंट सर्वेंट खुद से रिटन रिक्वेस्ट देगा, लिख के देगा, लिखित में देगा, तो ही ऐसा किया जा सकता है। अदरवाइज लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास पावर नहीं है कि वो आपकी जो भी लीव आपके पास है उसको चेंज कर सके किसी दूसरे फॉर्म ऑफ लीव में। ठीक है, क्लियर है? Provided that leave applied under Rule 20 shall not be refused or revoked without reference। ठीक है, तो रूल नंबर 20 की बात की गई है। रूल नंबर हमारा 20 क्या है? लीव टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज अनलाइकली टू बी फिट टू रिटर्न टू ड्यूटी, यानी कि वो पर्सन जो हमारा मेडिकली लीव पर है, ऐसा पर्सन जो कि बेसिकली अनफिट है फॉर द ड्यूटी, अभी ड्यूटी पर नहीं आ सकता, तो वो एक्सेप्शन रहेगा हमारे पास। उसकी लीव को हम ना तो रिफ्यूज कर सकते हैं और ना ही हम रिवोक कर सकते हैं विदाउट रेफरेंस टू द मेडिकल अथॉरिटी हुज एडवाइस शैल बी बाइंडिंग। उसके लिए अगर कोई भी पर्सन मेडिकल लीव पर है तो मेडिकल अथॉरिटी से हमें कंसर्न करना होगा और उसके बाद ही हम उसके लीव पर डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 8 है, रेगुलेशन ऑफ क्लेम टू लीव। रूल नंबर 7 रूल नंबर याद रखना है, रूल नंबर 8 को याद रखने की जरूरत नहीं है, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता रूल नंबर को लेकर। रूल नंबर 7 याद रखना है। So regulation of claim to leave, a government servant claim to leave is regulated by the rules in force at the time the leave is applicable for and the granted। कौन से रूल्स रेगुलेशन फॉलो होंगे अगर आप कोई भी लीव अप्लाई करते हैं? तो जो भी जिस टाइम पर आप लीव अप्लाई कर रहे हैं, जो रूल्स उस टाइम पर चल रहे हैं, जैसे अभी हम सीसीएस लीव रूल्स पढ़ रहे हैं तो ये अप्लाईकेबल होंगे। इन केस अगर बाद में आप कभी अप्लाई करते हैं, चेंज हो जाते हैं, मान लीजिए 8th पे कमीशन आया तब चेंज हो गए, तो फिर वो वाले रूल्स अप्लाईकेबल होंगे। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 किसके बारे में है? कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर, यानी कि जो हम ऑल्टर की बात कर रहे थे कि अथॉरिटी चेंज नहीं कर सकती, लेकिन आप एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी लीव फॉर्मेट को चेंज करवा सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए ईएल अप्लाई की है और अगर आप उसको चाहें तो आप उसको सीसीएल में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे जब डिफरेंट फॉर्म ऑफ लीव पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझो कि एक लीव को आप दूसरी लीव फॉर्म में चेंज कर सकते हो। तो वो कम्यूटेशन कैसे होगा एक लीव का दूसरे लीव में? अभी हमने पढ़ा लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास पावर नहीं है। कब होगा? जब गवर्नमेंट सर्वेंट रिटर्न में रिक्वेस्ट देगा तब होगा। So at the request of a government servant, the authority which granted him leave may commute it retrospectively। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट अगर वो रिक्वेस्ट देता है, उसके बाद जो अथॉरिटी जिसके पास पावर है, जो आपकी लीव को सैंक्शन करती है, ग्रांट करती है, वो कम्यूट कर सकती है। कब? जब गवर्नमेंट सर्वेंट ने रिक्वेस्ट की रिट्रोस्पेक्टिवली। रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? बैक डेट में जाके। जैसे मान लीजिए आपने जो है लीव जो अप्लाई की है वो 10 जुलाई की लीव अप्लाई की है, उसके बाद आपने लीव ले ली, उसके बाद मंथ चला गया, सपोज आप जो है 8 अगस्त को सपोज आप आए हो ऑफिस, और 8 अगस्त को आने के बाद आपने बोला कि जो मुझे लीव मैंने ली थी 10 जुलाई को, वो मेरी जो है ईएल मैंने ली थी, आप उसको सीसीएल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ये आपने बोला, तो आपकी बैक डेट की चेंज हो रही है। जो लीव आप ले चुके हो, जो लीव आप अवेल कर चुके हो, रिट्रोस्पेक्टिवली वो लीव चेंज की जा सकती है into leave of a different kind which was due and admissible to him at the time of the leave was granted। और किस लीव फॉर्म में चेंज होगी? किसी भी लीव फॉर्म में आप चेंज करवा सकते हो, लेकिन जब आपने लीव अप्लाई की होगी उस टाइम आपके पास वो लीव होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको मान लीजिए आपको सीएल मिल गई है, पहले नहीं थी, या जो भी लीव मिल गई है पहले नहीं थी, अब आप बोलो कि इसमें चेंज कर दो, नहीं। जब आपने लीव ली थी उस टाइम आपके पास क्या लीव बैलेंस था, कौन कौन सी लीव थी, उसके बेसिस पर आप चेंज कर सकते हो। But the government servant cannot claim such commutation as a matter of right। अब गवर्नमेंट सर्वेंट इसको भी एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है कि जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो अपने आप से आपकी लीव को चेंज नहीं कर सकती। आप रिटर्न रिक्वेस्ट दोगे तब चेंज की जा सकती है, लेकिन जब आपने रिक्वेस्ट दे दी है तो ये 100% गारंटी नहीं है कि चेंज होगा। ये तब चेंज होगा जब लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी चाहेगी ऐसा करना, तो तब आपकी रिक्वेस्ट देने के बाद अब लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास पावर है। अगर वो आपकी लीव को कम्यूट करना चाहती है तो कम्यूट करेगी, नहीं करना चाहती है तो मना भी कर सकती है। आप इसको एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, provided that no such request shall be considered unless received by such authority or any other authority designated in this behalf within a period of 30 days of the concerned government servant joining his duty on the expiry of relevant span of leave availed by him। ऐसी रिक्वेस्ट आपको कब तक देनी है? व्हाट इज द टाइम लिमिट जिसके बीच में कि आपको ये रिक्वेस्ट देनी है? ये रिक्वेस्ट आपको देनी है विद इन द 30 डेज। टाइमलाइंस काफी सारे रूल्स में आएगा, आगे भी जो हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली सीसीए कनेक्ट रूल्स में काफी आएंगे, तो ये आपको याद रखना है कि अगर आपको अपनी लीव को कम्यूट करवाना है तो कितने दिन के अंदर आपको रिक्वेस्ट देनी है? 30 दिन के अंदर। 30 दिन
कब से, जब आपने लीव ली थी उसके 30 दिन, या जब आप ऑफिस आए हैं तो उसके बाद जो है। सो कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइनिंग हिज ड्यूटी ऑन द एक्सपायरी ऑफ रेलेवेंट स्पेल अवेल्ड बाय हिम, ठीक है। सो विद इन 30 डेज आप जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपकी लीव फॉर्मेट को चेंज किया जा सकता है। The commutation of one kind of leave into another shall be subject to adjustment of leave salary. अभी आपकी लीव सैलरी पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने एचपीएल ली है और वो उसको बोलता है कि मेरी इसको ईएल में आप कन्वर्ट कर दो, तो एचपीएल में हमें कितनी सैलरी मिलती है, हाफ डे की। यहाँ पे हमें पूरी 1 डे की सैलरी मिलती है, राइट, यहाँ हाफ डे की मिलती है। तो अगर आपको एचपीएल के अकॉर्डिंग सैलरी मिली है तो आपको हाफ डे की मिली है और आपने ईएल लगवा दी है, तो यानी कि आपको हाफ डे की और सैलरी मिलनी चाहिए थी, तो आपको यहाँ पर एरियर दे दिया जाएगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट है, आप बोलो ईएल है और ईएल को आप एचपीएल में कन्वर्ट कर दो, तो इसमें आपको पहले मिल गई सैलरी 1 दिन की, देनी थी हाफ डे की, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम डिडक्ट कर लेंगे। So vice versa. So commutation of one kind of leave into another shall be subject to the leave salary on the basis of leave finally granted to the government servant. तो लीव सैलरी किसके बेसिस पर होगी, जब एम्प्लॉय ने अपनी लीव चेंज करवाई है और अब फाइनली वो कौन सी लीव पर है उसके बेसिस पर जो है आपको लीव सैलरी मिलेगी। So that is to say any amount paid to him in excess shall be recovered or any arrear due him shall be paid. तो कोई भी अमाउंट एक्सेस में गई है तो उसको हम रिकवर कर लेंगे, और अगर हमने कोई और जो है अमाउंट ज्यादा जानी थी तो हम उसको एरियर के रूप में उसको प्रोवाइड कर देंगे। जैसे एचपीएल है, एचपीएल को अगर हम ईएल में कन्वर्ट करें, ठीक है, ईएल यहाँ पर लिखना था, ईएल विदाउट पे ईएल होती है और ईएल में हमें फुल डे की सैलरी मिलती है, ठीक है। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ऐसी लीव होती है जिसको आपको सैलरी नहीं मिलती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को आप एलएनडी लीव नॉट ड्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू लीव टू अ डिफरेंट काइंड इज परमिसिबल ओनली व्हेन अप्लाइड बाय द ऑफिशियल व्हाइल इन सर्विस एंड नॉट आफ्टर क्विटिंग द सर्विस। और ये फैसिलिटी आप तब अवेल कर सकते हो जब आप सर्विस में हो, यानी कि आपकी रिटायरमेंट नहीं हुई है तब तक आप इसको अवेल कर सकते हो। अगर आपने रिटायरमेंट से पहले लीव ली, मान लीजिए रिटायरमेंट से 2 दिन पहले आपने लीव ली, आप बोलो 30 दिन के बाद हम ऐसा करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपकी लीव तभी तक होगी जब आप सर्विस में हो। जैसे आपने सर्विस छोड़ दी, आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एचपीएल हमारी होती है लीव जहां पर आपको हाफ डे की सैलरी मिलती है, और ईएल होती है जहां पर आपको फुल डे की सैलरी मिलती है। तो मान लीजिए अगर आपने एचपीएल पहले अप्लाई की थी तो एचपीएल आपकी क्या थी, हाफ डे की मिली थी आपको सैलरी, अब आपने उसको ईएल में कन्वर्ट करवा दिया तो आपको हाफ डे की सैलरी और मिलनी चाहिए थी, तो हम क्या कर देंगे, वो कर देंगे, हम उसको एरियर दे देंगे। और इसका अपोजिट होगा, पहले ईएल थी फिर एचपीएल होगी, तो हाफ डे की सैलरी डिडक्ट होनी थी, तो वहां पर हम जो है डेबिट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 11, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लीव। क्या हम एक लीव को दूसरी लीव के साथ कंबाइन कर सकते हैं? यहां पर एक आपको सिंपल सा रूल याद रखना है, कैजुअल लीव। कैजुअल लीव एक ऐसी लीव है जो किसी भी लीव के साथ कंबाइन नहीं होगी, या तो ये एससीएल के साथ कंबाइन होगी, या आप किसी दिन हॉलीडे पे है, रेगुलर हॉलीडे पे हैं, तब ये कंबाइन होगी। लीव में किसी के भी साथ ये कंबाइन नहीं होगी। तो कम्यूटेशन, क्या हम किसी लीव को दूसरी लीव के साथ कंबाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैटरनिटी लीव है, उसके दौरान आप कम्यूटेड लीव ले सकते हैं, एलएनडी ले सकते हैं। स्टडी लीव के दौरान आप जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव एलएनडी ले सकते हैं, कम्यूटेड लीव ले सकते हैं, लेकिन कैजुअल लीव के साथ कभी भी हम कंबाइन नहीं करेंगे, ठीक है। सो एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस रूल, एनी काइंड ऑफ लीव अंडर दिस रूल मे बी ग्रांटेड इन कॉम्बिनेशन विद और इन कंटिन्यूशन ऑफ अदर काइंड ऑफ लीव। तो आप कोई भी लीव किसी भी रूल लीव के साथ ले सकते हो, उसके साथ कंबाइन कर सकते हो, बट एक्सेप्ट सीएल, एक्सेप्ट कैजुअल लीव। कैजुअल लीव को आप नहीं कर सकते। ये आगे जो भी हम लीव टाइप भी पढ़ेंगे वहां पर कहीं पर मेंशन हो या ना हो, आपको बाय डिफॉल्ट याद रखना है कि वहां पर क्या है, एक्सेप्ट सीएल आप जो है किसी के साथ कंबाइन कर सकते हो, बट सीएल के साथ नहीं कर सकते। So casual leave which is not organized as leave under these rules shall not be combined with any other kind of leave admissible under this rule. तो casual leave को हम किसी भी leave के साथ combine नहीं करते हैं। अदर लीव जैसे कि हमारे पास मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी लीव है, स्टडी लीव है, एचपीएल है, कम्यूटेड लीव है, ठीक है, अलग अलग हमारे पास लीव है, तो हम किसी भी लीव फॉर्मेट के साथ इसको कंबाइन नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 को आप याद रखेंगे कि रूल नंबर 12 में क्या दिया गया है। सो रूल नंबर 12 इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूअस लीव, कि किसी भी एम्प्लॉय को हम मैक्सिमम कितने समय के लिए कंटिन्यूअसली लीव दे सकते हैं, एक साथ हम कितने दिनों की लीव दे सकते हैं। सो अनलेस द प्रेसिडेंट इन
in view of the exceptional circumstances of the case otherwise determines, no government servant shall be granted leave of any kind for a continuous period exceeding 5 years. तो किसी भी एम्प्लॉय को जो हमें लीव दे सकते हैं वो हम 5 साल की मैक्सिमम लीव दे सकते हैं, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन क्या रहेगा, इन केस अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है या फिर मेडिकल रीजन ऐसा है जिसकी वजह से एम्प्लॉय ज्वाइन नहीं कर सकता, तो वो हमारा एक्सेप्शन रहेगा। अदरवाइज क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम तक हम लीव दे सकते हैं, केवीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, हर दूसरी तीसरी बार रिपीट करती है कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को हम कितने टाइम का मैक्सिमम लीव दे सकते हैं। तो मैक्सिमम जो हम लीव दे सकते हैं दैट इज अ 5 ईयर, 5 साल तक की हम लीव दे सकते हैं, ठीक है। और ये किस रूल में आता है, ये हमारा रूल नंबर 12 में मेंशन किया गया है। Unless the president, in view of the exceptional circumstances of the case otherwise determined, a government servant who remains absent from duty for a continuous period exceeding 5 years, other than on foreign service, with or without leave, shall be deemed to have resigned from the government service. अगर बाय चांस कोई भी एम्प्लॉई 5 साल लीव पर है, लीव है बिना लीव के, या फॉरेन सर्विस को छोड़ दें, हम फॉरेन सर्विस हमारा अलग टॉपिक है, वहां पर आपको मैक्सिमम 7 ईयर के लिए हम भेज सकते हैं। तो 5 ईयर तक अगर एम्प्लॉय जो है लीव के कारण नहीं आ रहा है, अब्सेंट है, बेसिकली ड्यूटी पर नहीं है, ठीक है, ना डेपुटेशन में ना फॉरेन सर्विस पे, कहीं नहीं, बेसिकली वो ड्यूटी पर ही नहीं है, तो अगर 5 साल के बाद लीव के बाद एम्प्लॉय अगर नहीं आता है तो वो हमारा केस क्या होगा, डीम टू हैव रिजाइन। डीम का मतलब क्या होता है, माना जाना या समझा जाना, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, राइट, इस तरीके से। सो डीम टू हैव रिजाइन यानी कि हम उसको मान लेंगे या हम उसको समझ लेंगे कि एम्प्लॉय ने जो है रिजाइन कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका कि अगर एम्प्लॉय हमारा 5 साल तक नहीं आता है तो 5 साल के बाद क्या होगा, सो वी विल डीम टू हैव बीन रिजाइन का केस होगा, हम मान के चलेंगे कि एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया है, एम्प्लॉय अब वापस नहीं आना चाहता है। Provided that a reasonable opportunity to explain reason for such absence shall be given। अब हमारे जितने भी रूल्स हैं वहां पर हम एक चीज जरूर पढ़ेंगे, चाहे हमने यहाँ पर रिजाइन का केस है या एम्प्लॉय के खिलाफ हम कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हैं, कोई पेनल्टी दे रहे हैं, कोई वार्निंग दे रहे हैं, हर केस में हम जो है बात करते हैं, उसके बाद ही हम देते हैं, एक अपॉर्चुनिटी देते हैं सामने वाले को एक्सप्लेन करने की। अगर एम्प्लॉय एब्सेंट है तो ऐसा नहीं कि हमने अगले दिन से मान लिया कि एम्प्लॉय रिजाइन है, नहीं, हम जो है एम्प्लॉय को जो है वार्निंग देंगे, एक तरीके से हम उसके पास जो है कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे कि आपका 5 साल का लीव खत्म हो गया, उसके बाद आपको ऑफिस आना था, आप नहीं पहुंचे, तो इस डेट इस टाइम तक आप कम से कम कांटेक्ट करें, 1-2 वार्निंग देंगे, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो सर्वेंट की तरफ से, तो फिर हम उसको जो है रिजाइन का केस मान लेंगे। तो हमेशा एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे कि एम्प्लॉय जो है अपने आप को डिफेंड कर सके, वो अपना रीजन दे सके कि क्यों वो 5 साल के बाद भी एब्सेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट सर्वेंट बिफोर प्रोविजन ऑफ सब रूल 2 इनवोक, यानी कि जब हम उसको रिजाइन मानेंगे उससे पहले हम उसको मौका देंगे खुद को एक्सप्लेन करने का। प्रोवाइडेड दैट दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू अ केस वेयर लीव इज अप्लाइड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। ये हम कब अप्लाई नहीं होगा, जब एम्प्लॉय मेडिकल रीजन के कारण लीव पर है, जब एम्प्लॉय इनकैपेसिटेटेड है कि वो एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी फर्दर नहीं कर सकता है, इसके कारण वो ड्यूटी पर नहीं आ रहा है, और मेडिकल रीजन के कारण एम्प्लॉय को कोई डिसेबिलिटी हो गई है, चाहे वो टेम्पररी हो, चाहे वो जो हमारी परमानेंट हो, मेंटल या फिजिकल, कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 है हमारा एप्लीकेशन फॉर लीव। इसमें अभी आपको याद रखना है फॉर्म 1, ठीक है। तो आप जो भी लीव अप्लाई करते हो, नई लीव अप्लाई करनी है, एक्सटेंड करनी है, तो हम कैसे करते हैं, सो एनी लीव फॉर एनी एप्लीकेशन फॉर लीव फॉर एक्सटेंशन ऑफ लीव शैल बी मेड इन फॉर्म 1। चाहे हमें नई लीव अप्लाई करनी है या हमें अपनी लीव को एक्सटेंड करना, बढ़ाना है, तो हम कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, हम फॉर्म 1 यूज करते हैं। ये फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है। तो फॉर्म का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, आप यूज भी करते होंगे, आज के टाइम पर ई ऑफिस काफी जगह ऑनलाइन है, तो मे भी आप यूज नहीं करते, दैट इज द फॉर्म 1 जो इसका फॉर्मेट है। यहाँ पर आपका नेम, पोस्ट कौन सी है, डिपार्टमेंट कौन सा है, सेक्शन कौन सा है, सैलरी क्या है, एचआरए क्या है, कब से कब तक की लीव अप्लाई की है, इसके साथ संडे हॉलीडे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस ग्राउंड के यानी कि किस बेसिस पर आप लीव अप्लाई कर रहे हैं, और आपने लास्ट लीव कब ली थी उसके बारे में डिटेल, ये सारी डिटेल आप इसमें फिल करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है कब से कब तक आप ऑफिस नहीं देंगे, कब आएंगे, तो क्या रीजन है, बेसिकली वो सारे यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे, कंट्रोलिंग ऑफिसर यहाँ पे आपके साइन कर देगा और आपको ये लीव सैंक्शन कर दी जाएगी। Provided that where a government servant is unable to submit an application, अब मान के चलते हैं कि एम्प्लॉय जो है वो तो मेडिकल रीजन के कारण मान लीजिए लीव पर है और वो एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकता, तो उसके बदले कौन एप्लीकेशन लीव दे सकता है, ये अपना अलग क्वेश्चन है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी लीव एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकता है या मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पर है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय मेडिकल रीजन की वजह से एम्प्लॉय लीव पर है, जहां पर उसको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, तो ऐसे केस में एम्प्लॉय की लीव को कौन दे सकता है, तो सच एप्लीकेशन और मेडिकल
सर्टिफिकेट मे बी साइंड एंड सबमिटेड बाय स्पाउस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो स्पाउस दे सकता है, अगर मैरिड है तो स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ जो भी केस है वो यहाँ पर दे सकता है, और पेरेंट्स इन केस ऑफ अनमैरिड, और अगर अनमैरिड है तो जो है पेरेंट्स जो है वो यहाँ पर उसके बदले लीव एप्लीकेशन या मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं। अगर स्पाउस नहीं है बाय चांस तो चाइल्ड दे सकते हैं, चाइल्ड कोई भी हो सकता है, बायोलॉजिकल है, सरोगेसी के थ्रू है, अडॉप्टेड है, सब ठीक है, अडॉप्टेड चिल्ड्रन या ब्रदर्स सिस्टर वो भी यहाँ पर दे सकते हैं जो मेजोरिटी है, यानी कि 18 ईयर से ऊपर होनी चाहिए, तो चाइल्ड या ब्रदर सिस्टर वो भी यहाँ पर लीव एप्लीकेशन दे सकते हैं। या फिर एनी पर्सन हु हैज बीन असाइंड लिमिटेड गार्जियनशिप, जो गार्जियन के रूप में है वो भी यहाँ पर दे सकता है, जहां पर भी डिसेबिलिटी का केस है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रूल नंबर 22, कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीडेज विद लीव। यहां तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? यहां तक क्लियर है? Any questions still here? Yes or no? आगे बढ़े। सो नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलीडे विद लीव। क्या आप हॉलीडे के साथ लीव को कंबाइन कर सकते हो? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक लीव के दूसरे लीव के साथ कंबाइन कर सकते हो कि नहीं। अब है क्या आप हॉलीडे के साथ लीव को कंबाइन कर सकते हो कि नहीं। इसमें आपको सिंपली एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज ईएल। आपका जो अर्न लीव है वहां पर हमारा अप्लाई होता है सैंडविच लीव रूल्स, ठीक है। तो जहां पर भी आपका जो गवर्नमेंट सर्वेंट है अदर देन द मेडिकल सर्टिफिकेट की लीव के बेसिस पर, वहां की हम बात करें, अगर मेडिकल लीव पर है तो वो हमारा एक्सेप्शन है, अदरवाइज आपकी लीव प्रीफिक्स हो सकती है, सफिक्स हो सकती है, ठीक है। तो प्रीफिक्स हो सकती है, सफिक्स हो सकती है। प्रीफिक्स यानी कि लीव से पहले जो है हॉलीडे आ सकता है, जैसे मान लीजिए आपने मंडे लिया, संडे हॉलीडे था, या फिर सफिक्स हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपने फ्राइडे हॉलीडे लिया और सैटरडे संडे ऑफ है, तो दोनों हो सकती है, प्रीफिक्स या सफिक्स। लेकिन अगर लीव के बीच में आती है तो क्या कंडीशन रहेगी, तो हमारा जो ईएल का रूल है वो आपको याद रखना है। इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में सैंडविच रूल जो हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के तरीके से भी समझाया गया है। तो बेसिकली सैंडविच रूल क्या कहता है, अगर मान लीजिए आपने ईएल ली, 2 ईएल आपने ली हैं, और इसके बीच में जितनी भी हॉलीडे आएंगी वो सारी की सारी हमारी ईएल काउंट होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने फ्राइडे को ईएल अप्लाई की है और सैटरडे ऑफ है, संडे ऑफ है, ठीक है, यहाँ पर आपकी लीव है, और आपने मंडे को भी ईएल ली है, तो इस केस में जो आपकी टोटल नंबर ऑफ लीव होंगी वो कितनी होंगी, 4 होंगी। 4 लीव आपकी लगेंगी उस दिन की, क्योंकि 2 ईएल के बीच में जितने भी हॉलीडे आएंगे वो ईएल कंसिडर किए जाएंगे। तो एक ईएल और 2, 3 और 4 ईएल आपके होंगे। बट अगर आप प्रीफिक्स करते हैं, सफिक्स करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका जो है फ्राइडे वर्किंग है, सैटरडे संडे ऑफ है, और आप लीव ले सकते हो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो ये आपकी 3 दिन की लीव लगेगी, क्योंकि हॉलीडे पहले आ गया है। इसका जस्ट अपोजिट अगर आप लेते हो वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, और आगे आपका सैटरडे संडे ऑफ है, तो भी आपकी ये 3 दिन की लीव लगेगी। लेकिन जब भी 2 ईएल के बीच में आपकी कोई भी हॉलीडे आएगी वो बाय डिफॉल्ट आपकी ईएल कहलाएगी, और ये आपको इसी में याद रखना है, ईएल के केस में स्पेसिफिकली। बाकी जो भी हमारी लीव होती है जो लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैटरनिटी लीव है, पैटर्निटी लीव है, चाइल्ड अडॉप्शन लीव है, चाइल्ड केयर लीव है, ये हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन की है, और इसमें जो भी सैटरडे संडे सब आता है सब हमारी ऑटोमेटिकली लीव कंसिडर होती है। बट इन केस ऑफ ईएल आपको ये याद रखना है, कैजुअल लीव में ऐसा नहीं होता। कैजुअल में आप फ्राइडे लो, मंडे लो, सैटरडे संडे आपका सीएल नहीं कटेगा, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया।
ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट, लीव को हम एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते, आपको अप्लाई करनी होगी, वेट करना पड़ेगा, तब आप लीव पर जा सकते हैं। सेकंड, द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी में रिफ्यूज और रिवोक लीव ऑफ एनी काइंड बट कैन नॉट ऑल्टर द काइंड ऑफ लीव ड्यू एंड अप्लाइड फॉर। जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो लीव को रिफ्यूज कर सकती है, रिवोक कर सकती है, बट ऑल्टर नहीं कर सकती। ठीक है, एक्सेप्ट रिफ्यूज और रिवोक का ऑप्शन है, बट ऑल्टर का ऑप्शन नहीं है। अनलीव शुड नॉट ऑर्डिनरी डिनाई ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर ऑफ सर्विस। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि ईएल जो है, अनलीव जो है, हम कभी भी जब भी एम्प्लॉय के रिटायरमेंट के 10 साल बचे होते हैं, हम कभी भी लीव लेने से मना नहीं करते। रीजन क्या है? क्योंकि ईएल पे हमें क्या मिलता है? लीव एनकैशमेंट मिलता है, जो कि हम लीव एनकैशमेंट में पढ़ेंगे। और लीव एनकैशमेंट जितनी ज्यादा आपके पास ईएल होंगी, यानी कि गवर्नमेंट को उतना ज्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि एम्प्लॉय रिटायरमेंट से पहले आपके पास जितनी भी ईएल है वो उन सबको यूज करे। और इसीलिए क्या होता है कि लास्ट के 10 ईयर ऑफ सर्विस में हम ईएल देने से मना नहीं करते, ताकि एम्प्लॉय अपनी सारी लीव को यूज कर ले ईएल को, और गवर्नमेंट को लीव एनकैशमेंट का पैसा ना देना पड़े। Next, leave of one kind taken earlier may be converted into leave of a different kind on a later date at the request of official and at the discretion of authority who sanctioned the leave. तो लीव जो है, एक जो लीव का फॉर्म है वो आप किसी दूसरे लीव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं किसी भी लेटर डेट पर 30 डेज के अंदर। लेकिन जब आपने रिक्वेस्ट दे दी है तो अब ऑथोरिटी का डिस्क्रेशन है कि वो करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। Conversion of one kind of leave into the leave of different kind is permissible only when applied for by the official while in service, not after the quitting the services। और जब भी आप कन्वर्ट करवाना चाहते हो, कम्यूट करवाना चाहते हो एक लीव फॉर्म को दूसरे लीव फॉर्म में, वो आप तभी कर सकते हो जब आप सर्विस में हो। जब आपने क्विट कर दिया सर्विस तब नहीं कर सकते। Next, leave sanctioning authority may commute retrospectively period of absence without leave into extraordinary leave। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास पावर है, जो भी आपके पास जो आपकी लीव सैंक्शन नहीं है उसको ईओएल में कन्वर्ट कर सकती है। ईओएल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव होती है जिस दिन की कोई भी सैलरी नहीं मिलती है। नो लीव ऑफ एनी काइंड कैन बी ग्रांटेड फॉर ए कंटिन्यूअस पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर। किसी भी सूरत में हम कोई भी लीव 5 साल से जो है ज्यादा नहीं देते हैं। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस टिल हियर? कोई भी टॉपिक में, कोई भी रूल में कोई क्वेश्चंस, एनीथिंग? Any doubt or query? क्लियर है? ये सुनो, ये थे हमारे बेसिक रूल्स। अब हम नेक्स्ट करते हैं अदर फॉर्म ऑफ लीव में। हम स्टार्ट करते हैं कैजुअल लीव और स्पेशल कैजुअल लीव से। सो कैजुअल लीव एंड द स्पेशल कैजुअल लीव, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कैजुअल लीव को सीएल, एंड स्पेशल कैजुअल लीव को हम बोलते हैं एससीएल, स्पेशल कैजुअल लीव। ठीक है, सो लीव पॉलिसी की अगर हम बात करें तो एज ऑफ नाउ हम कौन से रूल्स पढ़ रहे हैं? हम रूल्स पढ़ रहे हैं सीसीएस लीव रूल्स 1972 में हमारे ये लीव रूल्स जो है आए थे। ईओएल हम कब देंगे? जब मान लीजिए आप लीव पर हो, मान लीजिए आपको कोई इमरजेंसी हो गई और आप कल नहीं आए, ऑफिस नहीं पहुंचे, और ना ही आप किसी को इन्फॉर्म कर पाए, तो उस केस में जब आपकी अथॉरिटी, जो आपकी लीव सैंक्शन नहीं है, तो हम ईओएल दे सकते हैं। जब आपके पास कोई लीव और नहीं है तो ईओएल दी जा सकती है। आप खुद से रिक्वेस्ट करते हो, आपके पास लीव है, तब भी आप चाहते हो ईओएल लेनी है, तो भी हम ईओएल दे सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव दे सकते हैं। ठीक है, सो जो लीव पॉलिसी हम पढ़ रहे हैं वो हमारी है सीसीएस लीव रूल्स 1972, एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर फॉलोड ऑलमोस्ट द सेम पैटर्न। जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स पढ़ रहे हैं, और आप अगर आप स्टेट प्रिंसिपल के लिए तैयारी कर रहे हो तो स्टेट में भी लगभग आपके रूल्स रेगुलेशन आपके लगभग सेम होते हैं। ठीक है, सो अलग अलग टाइप ऑफ लीव है, वन बाय वन करके हम देखेंगे। जैसे कैजुअल लीव है, स्पेशल कैजुअल लीव है, अर्न लीव है, वेकेशन के लिए अलग अर्न लीव का कंसेप्ट है फॉर द टीचिंग स्टाफ, टीचर्स एंड प्रिंसिपल, एचपीएल, कम्यूटेड लीव, एलएनडी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, एओएल, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, अडॉप्शन लीव, चाइल्ड केयर लीव, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, ऑन ड्यूटी लीव। तो काफी सारी लीव है, वो हम देखेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले हम बात करते हैं कैजुअल लीव की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं सीएल।
तो जो हमारा कैजुअल लीव है, नाम से पता चल रहा है कि कैजुअली जो आप लीव देते हो, एक तो सबसे पहले आपकी लीव लैप्स हो जाती है, आपको हर साल मिलती है, और जितनी भी आपको लीव मिलती है वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। जैसे आप 1 जनवरी में जाते हो, आपकी लीव पहले वाली सारी की सारी खत्म हो जाती है कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैजुअल लीव को शॉर्ट फॉर्म में हम सीएल बोलते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है, ये हम कैजुअली ले सकते हैं। कैजुअली जो भी है, कोई ऐसा काम है जो अचानक से हो आ गया, हम टाल नहीं सकते हैं, तो अचानक से अनफोर्सिन सिचुएशन में हम ले सकते हैं। कैजुअल लीव में आपने देखा होगा कि आपके ऑफिस वाले भी कभी भी आपको डिस्टर्ब कर लेते हैं। कैजुअल लीव पर आप अवेलेबल रहते हो कॉल्स पर, मेल्स पर, क्योंकि इमरजेंसी कोई ऐसी नहीं है, जो है कैजुअली भी इसको ले सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको जो है एक रिकॉग्नाइज फॉर्म ऑफ लीव नहीं मानते, और इसीलिए हम इसको किसी बाकी लीव के साथ कंबाइन भी नहीं करते। So casual leave is granted to enable a government servant to attend sudden unforeseen needs or tasks. कोई भी अचानक से आपको काम आ गया, कोई भी ऐसा काम है जिसको आप टाल नहीं सकते, इमरजेंसी है, तो वहां पर आप जो है कैजुअल लीव ले सकते हो। कैजुअल लीव इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव। अभी हमने डिस्कस किया, रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म ऑफ लीव नहीं है। आप अवेलेबल रहते हो कॉल्स मेल पर, और जो है आपको कभी भी कॉल किया जा सकता है कि अगर कोई भी किसी को कोई जरूरत है, कुछ पूछना है, तो they can disturb you. An official on casual leave is not treated as absent from duty and pay is not intermittent. तो हम पूरी तरीके से एब्सेंट नहीं मानते कैजुअल लीव को। हम मानते कि ऑफिस में है, कुछ काम है, ठीक है, बट हम अप्रोच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कॉल ही नहीं करना, कुछ नहीं, अप्रोच कर किया जा सकता है, हम ऐसा मान के चलते हैं। तो कैजुअल लीव को हम पूरी तरीके से एब्सेंट भी नहीं कंसीडर करते। कोई अर्जेंसी काम होता है तो हम बोल देते, कई बार जैसे पेरेंट्स को कॉल करना है, आप बोल देते 5-6 पेरेंट्स उनको कॉल कर देना, टाइम निकलते हो जाता है, ठीक है। और इसमें पे इंटरमिटेंट नहीं होती, यानी कि आपको सैलरी पूरी मिलती है, पूरे दिन की आपको सैलरी मिलती है। Casual leave cannot be combined with a special casual leave or vacation. Can be combined with special casual leave vacation, but not with any other kind of leave. अभी हमने पढ़ा कि कैजुअल लीव को आप किसी भी लीव के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। किसके साथ कंबाइन कर सकते हैं? कैजुअल लीव को आप या तो कंबाइन करो एचसीएल के साथ, या फिर अपने किसी भी हॉलीडे के साथ, यानी कि जो भी आपकी रेगुलर लीव है, सैटरडे संडे का ऑफ था, मंडे को आपने ले सकते हो, या फिर आपने एचसीएल स्पेशल कैजुअल लीव जो हम आगे पढ़ेंगे उसके साथ। लेकिन इन तीनों को कभी आपस में यूज नहीं करना। या तो आप इसके साथ कंबाइन करो सीएल को एचसीएल के साथ, या फिर इसके साथ कंबाइन करो, तीनों आपस में एक साथ कभी यूज नहीं होंगी, ठीक है। सो कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद स्पेशल कैजुअल लीव और वेकेशन, बट नॉट विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव। इट कैन नॉट बी कंबाइंड विद ज्वाइनिंग टाइम। ज्वाइनिंग टाइम हम पढ़ेंगे, जेटी रूल्स हम पढ़ेंगे। ज्वाइनिंग टाइम क्या है? जब भी आपका हेडक्वार्टर शिफ्ट होता है, एक जगह से आप दूसरी जगह आपका ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए, न्यू हेडक्वार्टर को ज्वाइन करने के लिए जो भी आपको टाइम दिया जाता है, दैट इज ज्वाइनिंग टाइम। तो ज्वाइनिंग टाइम के साथ हम कभी भी सीएल को कंबाइन नहीं करेंगे। Sunday holidays falling during a period of casual leave are not counted as a part of casual leave. अगर आपने कैजुअल लीव है और आप उसके बीच में संडे हॉलीडे आ रहा है, तो वो कैजुअल लीव का पार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आपने फ्राइडे को कैजुअल लीव ली है, सैटरडे ऑफ है, संडे ऑफ है, अब आपने मंडे को फिर से कैजुअल लीव ले ली है, तो इसमें आपकी 2 ही सीएल काउंट होंगी। सैटरडे संडे जो है वो आपका काउंट नहीं होगा सीएल के तौर पर, लीव के तौर पर, ठीक है। संडे और पब्लिक हॉलीडे, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, वीकली ऑफ कैन बी प्रीफिक्स और सफिक्स टू कैजुअल लीव। तो आप किसी भी लीव से पहले या बाद में सीएल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। Casual leave can be taken while on tour, but no daily allowance will be admissible for the period. Casual leave को जो आप टूर पर हो तो भी आप ले सकते हो, बट उसके लिए डेली अलाउंस जो है वो परमिसेबल नहीं होगा, डीए नहीं मिलेगा। जब भी आप टूर पर हो, 2 कंपोनेंट मिलते हैं, टीए डीए जिसको हम बोलते हैं ट्रेवल अलाउंस और द डेली अलाउंस। तो वो डेली अलाउंस की बात हो रही है, डीए डेली अलाउंस जो है वो नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ और सिर्फ कैजुअल लीव के दौरान अगर आप लेते हो टूर पर, तो आपको डेली अलाउंस नहीं मिलेगा उस दिन का। LTC कैन बी अवेल ड्यूरिंग कैजुअल लीव। कैजुअल लीव के दौरान आप LTC भी ले सकते हो। एंड कैजुअल लीव कैन बी टेकन फॉर द हाफ डे आल्सो। कैजुअल लीव जो है आप हाफ डे के लिए भी ले सकते हो। Casual leave can be combined with special casual leave, but where it is permissible to grant regular leave in combination with special casual leave should not be granted in combination with both special casual leave and regular leave. जो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आपको कैजुअल लीव लेनी है तो या तो आप स्पेशल कैजुअल लीव के साथ लो या आप रेगुलर लीव के साथ लो, दोनों के साथ परमिसेबल, लेकिन कभी भी तीनों को एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते हो।
एंटाइटलमेंट कैसे डिसाइड होता है, आपको कितनी सीएल मिलेंगी, ये डिसाइड होता है आपको कितनी पब्लिक हॉलीडे मिलती है। फॉर एग्जांपल जो भी डिपार्टमेंट जहां पर 17 हॉलीडे होती हैं, 17 हॉलीडेज मिलती है पब्लिक हॉलीडे प्लस रेस्ट्रिक्टेड, तो आपको 8 दिन की सीएल मिलती है। ऐसे डिपार्टमेंट जहां पर 17 रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे नहीं है, जैसे डिफेंस पुलिस डिपार्टमेंट, तो वहां पर जो है उनको जो सीएल मिलती है उनको ज्यादा मिलती है, उनको 10 मिलती है। तो जहां पर नॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर आपको कितनी मिलती है, 8 को सीएल मिलती है। और जो एम्प्लॉय हमारा डिसेबल है, ठीक है, उसको 4 एक्स्ट्रा सीएल मिलती है। तो जो नॉर्मल एम्प्लॉय है उसको कितनी मिल रही है, 8 मिल रही है। बट फॉर एम्प्लॉय विद डिसेबिलिटी एडिशनल 4, और वो भी किस तौर पर मिलती है, एससीएल के तौर पर, स्पेशल कैजुअल लीव के तौर पर। किस लिए मिलती है, फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिसेबिलिटी ऑफ द ऑफिशियल। तो सबके लिए 8 है, लेकिन अगर कोई पर्सन डिसेबल है उसको 4 एक्स्ट्रा हम एससीएल के तौर पर दे सकते हैं। और उसमें भी उसका रीजन क्या होना चाहिए, उसका डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग रीजन होना चाहिए। उसका कोई भी मेडिकल विजिट है, कोई भी डॉक्टर के पास जाना है, कोई ट्रीटमेंट है, किसी भी तरीके का जो है रिप्लेसमेंट है, जो भी अंग है डिसेबल है उसके अकॉर्डिंग, तो उन सब चीजों के लिए हम दे सकते हैं 4 एडिशनल। जहां पर 17 हॉलीडे नहीं मिलती वहां पर 10 सीएल मिलती है। तो आप एक तरीके से कह सकते हो जो नॉर्मल पर्सन है उसको 8 मिलती है, लेकिन पर्सन विद डिसेबिलिटी को 8 + 4 एससीएल करके टोटल 12 तक दी जा सकती है। ग्रांट ऑफ 10 डेज कैजुअल लीव कहां मिलती है, अभी हमने डिस्कस किया, जैसे डिफेंस है तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिलती है, 2 ज्यादा मिलती है। इंडिविजुअल अपॉइंटेड एंड ज्वाइनिंग ड्यूटी ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ए ईयर, अगर कोई पर्सन मिड ऑफ द ईयर ज्वाइन करता है, अभी हमने बात की कि पूरे के पूरे कैलेंडर ईयर में आपको जो लीव मिलती है वो कितनी मिलती है, वो मिलती है आपको 8 मिलती है। अगर मान लीजिए कोई जुलाई में ज्वाइन करता है तो क्या होगा, अगर कोई जुलाई में ज्वाइन करता है तो यानी कि हाफ मिलनी चाहिए, 4 मिलनी चाहिए, राइट। तो ये डिपेंड करता है अथॉरिटी पर कि उसको कितनी देनी है, क्योंकि लैप्स हो जानी है वैसे भी बाद में, तो कितनी देनी है ये लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी पर डिपेंड करता है। वो चाहे तो उसको 4 दे दे या चाहे तो फुल भी दे सकता है। सो इंडिविजुअल अपॉइंटेड एंड ज्वाइनिंग ड्यूटी ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईयर मे अवेल कैजुअल लीव प्रोपोर्शनेटली, यानी कि जितने भी मंथ्स बच गए हैं उस मंथ के अकॉर्डिंग देगा प्रोपोर्शनेटली बेसिस पर, या टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या फिर जो है फुल एक्सटेंट तक दे सकता है, यानी कि 8 की 8 भी दे सकता है। ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाफ डे कैजुअल लीव। So government servant who have got some urgent work but do not require 1 day leave can avail half day casual leave also। तो जब भी आपको कोई इमरजेंसी में कोई वर्क है, मान लीजिए कोई बैंकिंग का काम है या कोई भी ऐसा काम है, तो आप जो है हाफ डे ले सकते हो, और अगर आपको पूरे दिन की जरूरत नहीं तो हाफ डे कैजुअल लीव लिया जा सकता है। अब हाफ डे के लिए डिवाइडिंग लाइन हमारी क्या होगी, डिवाइडिंग लाइन जो होगी वो हमारा लंच ब्रेक होगा, यानी कि रिसेस पीरियड होगा। अगर आपको फोरनून में लेनी है या आफ्टरनून में लेनी है, फोरनून क्या है, लंच ब्रेक से जो पहले का टाइम है दैट इज अ फोरनून, और जो आप उसके बाद है दैट इज आफ्टरनून, ठीक है। तो अगर आपने फोरनून में लीव ली है तो आप लंच ब्रेक में आ जाओगे ताकि आफ्टरनून में आप अपना लेक्चर अटेंड कर सको, ठीक है। आफ्टरनून में अगर आपने ली है तो फोरनून का पीरियड खत्म करके आप लंच ब्रेक में जा सकते हो। सो इफ द लीव इज फॉर द फोरनून द ऑफिशियल कैन अटेंड ऑफिस इमीडिएटली आफ्टर द लंच ब्रेक, एंड इफ इट इज फॉर द आफ्टरनून कैन लीव द ऑफिस एट द कमेंसमेंट ऑफ द लंच ब्रेक। तो लंच ब्रेक हमारा डिवाइडिंग लाइन होगा कि कब से हम हाफ डे को काउंट करेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर कंसेप्ट है लेट अटेंडेंस का। सो हाफ डे कैजुअल लीव शुड बी डेबिटेड टू द कैजुअल लीव अकाउंट फॉर द ईच लेट अटेंडेंस। जब भी आप लेट आएंगे हर एक लेट अटेंडेंस के लिए हाफ डे कैजुअल लीव कट जाएगी, ठीक है। सो 1 लेट अटेंडेंस इज इक्वल टू हाफ डे सीएल, ठीक है, हाफ डे सीएल कट जाएगी। However, late attendance up to an hour or more than 2 occasion in a month can be condoned। लेकिन जो है अथॉरिटी, जैसे कई बार क्या है, इमरजेंसी है, जैसे बारिश आ गई, ट्रैफिक जाम बहुत मिला, गाड़ी रास्ते में खराब हुई, कोई इमरजेंसी ऐसी है जो कि रीजनेबल है, सेटिस्फाई रीजन है, और आप बहुत ज्यादा लेट नहीं हुए, आप 1 घंटे तक ही लेट हुए हो, ऐसे केस में जो अथॉरिटी है आपको महीने में 2 बार तक, मंथ में 2 बार तक आपको कंडोन कर सकती है। व्हाट इज अ कंडोन? कंडोन का मतलब होता है जब आपको पता है सामने वाले ने
गलती की है, फिर भी जानबूझकर गलती की है और आप उसको माफ कर देते हो, दैट इज अ कंडोन। सो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको उसके लिए माफी दे सकती है अगर वो कन्विंस्ड हो गई है कि हाँ आपका रीजन सेटिस्फाई था, अनअवॉइडेबल रीजन था जिसकी वजह से आप जो है डिले हुआ है। लेकिन ये डिपेंड करता है अथॉरिटी पर। इसका मतलब ये नहीं है कि हर महीने आपको 2 रिलैक्सेशन मिल जाएंगे, नहीं। जब भी ऐसा लगेगा कोई एम्प्लॉय इसका फायदा उठा रहा है कि हर महीने वो 2 बार लेट आता है और रिलैक्सेशन ले लेता है, तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है इसके बेसिस पर। और हर जो है अथॉरिटी मना भी कर सकते हैं कि अगली बार से हम आपका हाफ डे सीएल जो है डिडक्ट करेंगे पहली बार से ही। तो एक लेट अटेंडेंस के लिए हाफ सीएल कटेगा, और अगर 1 आवर तक का है तो हम रिलैक्सेशन दे सकते हैं मंथ में ट्वाइस। In case where even debiting half day casual leave does not ensure punctual attendance, कोई एम्प्लॉय है हमेशा ही लेट आता है, आप उसकी सीएल भी डेबिट कर रहे हो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके बाद भी एम्प्लॉय हमारा लेट ही आ रहा है, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, उस एम्प्लॉय के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लिया जा सकता है, अगर एम्प्लॉय हमारा हाफ डे कैजुअल लीव डेबिट करने के बाद भी नहीं मान रहा है तो। ठीक है, मिनिमम कैजुअल लीव कितनी आप ले सकते हैं, 0.5 यानी कि हाफ डे की ले सकते हैं। मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं, बीच में से बस पॉइंट हटा देंगे, यानी कि हम 5 डेज की मैक्सिमम सीएल ले सकते हैं, लेकिन वो भी हमारी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि सीएल किस लिए बनाई गई, कोई भी अचानक से आपको काम आ गया उस दौरान आप जो है ले सकते हैं। ठीक है, if a government servant having only a half day casual leave at his credit avails it in the afternoon of a salary, अब कुछ एक्सेप्शन केसेस है। अभी हमने पढ़ा कि सीएल को आप किसी और लीव के साथ कंबाइन नहीं कर सकते, बट मान के चलते हैं, जैसे मान लीजिए आप मंडे ऑफिस आए, कोई भी एम्प्लॉय मंडे ऑफिस आया और उसने फर्स्ट हाफ तक पढ़ा है, लेकिन सेकेंड हाफ में उसने सीएल ले ली है और रीजन दिया है कि उसकी तबियत खराब नहीं है इसलिए वो सीएल ले रहा है। ठीक है, अगले दिन ट्यूसडे अगर एम्प्लॉय के पास सीएल है तो वो सीएल अप्लाई कर सकता है और ऐसे में हम उसके एक्सेप्ट करेंगे। बट बाय चांस एम्प्लॉय के पास नहीं है सीएल, तो वो यहाँ पर जो है कोई भी जो मेडिकल बेसिस पर जो भी लीव मिलती है, सिक लीव टाइप, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है और हम इसको अप्रूव करेंगे, क्योंकि ये हमारे रूल के खिलाफ, हालांकि कि कैजुअल लीव को हम किसी लीव के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। बट यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है कि जब एम्प्लॉय ने लीव ली है सेकेंड हाफ में, उसने रीजन दिया है मेडिकली बेसिस पर कि वो सिकनेस फील कर रहा है या कोई और कंपेलिंग ग्राउंड है, तो उसके बेसिस पर ऐसा किया जा सकता है, एक्सेप्शन है। ठीक है, और जहां पर ये रीजन नहीं होगा वहां पर मना भी कर सकते हैं, जहां पर मेडिकल रीजन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट ऑफ कैजुअल लीव ए रजिस्टर इज टू बी मेंटेन। तो पूरा आपका कैजुअल लीव का जो भी लीव बैलेंस है वो मेंटेन किया जाता है, आपने पूरे साल में कब ली है, किसके साथ ली है, स्पेशल कैजुअल लीव के साथ ली है, हॉलीडे के साथ ली है, पूरा मेंशन किया जाता है। एंड ओनली 1 पेज शुड बी यूज फॉर ए होल ईयर, और पूरे साल का डाटा एक ही जगह पर होगा, अलग अलग नहीं होगा, एक ही जगह पर होगा और उसमें सारी डिटेल होंगी, सारे कॉलम होंगे, कैजुअल लीव कब ली आपने, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे कब ली है और किसके साथ ली है, और उसको जो है आपका जो सैंक्शन अथॉरिटी है वो उसको क्या करता है, टेस्ट कर देता है और हर एक एम्प्लॉय का डाटा बनाया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका जो हमने फॉर्म 1 पढ़ा था, तो ये इसी तरीके से फॉर्म 1 होता है जब भी आप अपना कैजुअल लीव लेना चाहते हो या फिर रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे लेना चाहते हो, तो इस तरीके से आप जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्पेशल कैजुअल लीव है। तो यहाँ तक अगर हम बात करें कैजुअल लीव तक, तो कैजुअल लीव में हमने क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर आपके बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ लीव आपको कितनी मिलती है, आपको मिलती है 8, जो कि लैप्स हो जाती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मिनिमम कितनी है लीव और मैक्सिमम कितनी है, तो मिनिमम हमारे पास हाफ डे की है, मैक्सिमम हमारे पास 1 डे तक की जो लीव है वो हम देते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से आते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि ज्वाइनिंग टाइम के साथ क्या आप कंबाइन कर सकते हैं सीएल को या नहीं कर सकते हो, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। या फिर इसके अलावा एलटीसी क्या आप सीएल के दौरान ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, वो आपसे पूछा जा सकता है। टूर पे अगर आप हो तो डीए मिलेगा कि नहीं, वो उस कंडीशन से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लीव कितनी मिलती है, वो आपसे क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसमें अगर हम बात करें तो डिवाइडिंग लाइन क्या है हमारी हाफ डे की, वो यहाँ पर क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, और कितना हम लेट अटेंडेंस का क्या कंसेप्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम ये हो गया हमारा। सो यहाँ पर हमारे जो है पूरा हो जाता है रिगार्डिंग द कैजुअल लीव। सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी, एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? Any questions? Clear है? Yes or no?
सो आज की क्लास को हम इतना ही करते हैं। तो इनिशियली विल स्टार्ट विद 1 के अकॉर्डिंग 1 आवर के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, पर धीरे धीरे हम 2 आवर्स तक की क्लास लेके जाएंगे। सो दिस वीक वी विल बी डूइंग 1 आवर और 1.5 आवर, लेकिन नेक्स्ट वीक से हम अब 2 आवर्स की क्लास हम पूरी करेंगे, ठीक है। सीएल में एलटीसी ले सकते हैं, हाँ मिल ले सकते हो आप एलटीसी में सीएल। एलटीसी हमारा लीव ट्रैवल कंसेशन, अगर आपको चाहिए लीव ट्रैवल कंसेशन तो आपके लिए लीव जरूरी है। इवन आप सीएल के बेसिस पर भी, जब आप कैजुअल लीव पर हो तो भी आप एलटीसी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आपको कंटेंट सेक्शन में इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी और पूरी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएंगी, टेस्ट सीरीज भी, और ये वाली वीडियो आपको 2-3 घंटे के अंदर आपको लाइव सेक्शन में मिल जाएगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट क्लास। टाइमिंग विल बी द सेम, हमारा 8 PM हमारी क्लास रहेगी मंडे टू फ्राइडे। पहले हम एडमिन एंड फाइनेंस कवर करेंगे, फिर कुछ टाइम के बाद हम साथ में साइकोलॉजी विल स्टार्ट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।